कहानी की शुरुआत प्राइड रॉक नामक एक जंगल से होती है जो बहुत बड़ा, सुंदर और खूबसूरत है। यह जंगल इतना हरा भरा है कि इसे जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। इस जंगल में सिम्बा नाम का एक शेर शासन करता है जो मुफासा नामक शेर का बेटा है। इस कहानी में हम देखते हैं कि सिम्बा और नाला की शादी के बाद उनकी एक बेटी कियारा का जन्म हुआ है। एक दिन सिम्बा अपनी बेटी कियारा के साथ खुशी खुशी जंगल में जा रहा होता है। तभी उसे एक अजीब सी महक सुंघाई देती है जिससे उसे ऐसा आभास होता है कि उसकी पत्नी नाला किसी मुसीबत में फंसी हुई है। सिम्बा अपनी बेटी कियारा को गुफा में बिठाकर कहता है कि वह अपनी पत्नी नाला को बचाने जा रहा है और जल्दी लौट आएगा। कियारा डर जाती है लेकिन सिम्बा उसे समझाता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टीमोन और पुम्बा उसका ख्याल रखेंगे। सिम्बा इनसे कहता है कि तुम कियारा को कोई भी अजीब कहानी नहीं सुनाना। अब समय बीतता है और रात हो जाती है और बहुत जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। कियारा जो अभी अभी जन्मी है पहली बार बारिश को देखती है जिससे वह पानी से डरने लगती है और नॉर्मली शेरों को पानी से डर लगता है। तभी रफीकी नाम का एक बंदर गुफा में आता है और कियारा उसे देखकर खुश होती है क्योंकि वह रफीकी को बहुत पसंद करती है और रफीकी भी उसे अपनी पोती मानता है। कियारा रफीकी से कहती है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है तो रफीकी उसे जवाब देता है कि जिन महान शेरों का खून तुम्हारे अंदर है वे भी कभी पानी से डरते थे लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया और आज वे बहादुर शेर बन गए। कियारा कहती है कि उसके पिता सिम्बा और दादा मुफासा बहुत बहादुर थे लेकिन वह उनके जैसा कभी नहीं बन सकती। रफीकी कियारा को बताता है कि वह एक ऐसी शेर की कहानी सुनाएगा जो कभी तुम्हारी जितनी उम्र का हुआ करता था। फिर रफीकी कहानी सुनाना शुरू करता है और हमें पता चलता है कि वह शेर मुफासा है। रफीकी कहानी शुरू करता है और हम देखते हैं कि बहुत साल पहले मुसेगो राफिया नामक शेर शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम मुफासा रखा गया। मुफासा का जन्म एक बंजर जंगल में हुआ था जहाँ पानी की कमी थी लेकिन मुफासा के माता पिता उसे एक हरे भरे और पानी से भरे जंगल की कहानी सुनाते थे जो बहुत दूर पहाड़ों के उस पार था और उसका नाम था मिलेले। मुफासा के माता पिता उसे बताते थे कि मिलेले जंगल सूरज की दिशा में है और एक दिन मुफासा को वहां जरूर पहुंचना होगा। एक दिन जब मुफासा अपने माता पिता के साथ खेल रहा होता है तभी आसमान से पानी की एक बूंद मुफासा के चेहरे पर गिरती है और वह आसमान में घने बादल देखता है जिसका मतलब होता है कि बारिश होने वाली है। जैसे ही बारिश होती है सारे जंगल के जानवर खुशी से झूम उठते हैं। मुफासा खुशी के मारे पास की नहर में कूद जाता है और खेलने लगता है। बारिश बहुत तेज होने लगती है और अचानक नहर में बाढ़ आ जाती है। मुफासा का पिता मोसेगो उसे बचाने के लिए नहर में कूदता है लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह मुफासा को बचा नहीं पाता और मुफासा पानी में बहकर दूर दूसरे शेर के राज्य में पहुंच जाता है। कुछ समय बाद जब मुफासा की आंखें खुलती हैं तो वह पाता है कि वह नहर में एक पेड़ की टहनी से लटका हुआ है। तभी मुफासा नहर से थोड़ी दूर जमीन पर एक दूसरे शेर के बच्चे को देखता है जो उसकी उम्र का होता है। दोनों में बातें होती हैं और वह शेर का बच्चा अपना नाम टाका बताता है। टाका मुफासा से कहता है कि उसे जल्दी से पानी से बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि इस पानी में मगरमच्छ रहते हैं जो उसे खा सकते हैं। यह सुनकर मुफासा अपनी पूरी ताकत से पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी दो छोटे मगरमच्छ उसे देख लेते हैं और उसे खाने के लिए जल्दी से उसकी ओर बढ़ते हैं लेकिन मुफासा टाका की मदद से पानी से बाहर निकल आता है। इसके बाद टाका की माँ ऐसे आती है और उसे डांटते हुए कहती है कि वह जंगल के राजा का बेटा है इसलिए उसे खुले में नहीं घूमना चाहिए। तभी टाका ऐसे कहता है कि उसने एक शेर के बच्चे की जान बचाई है और इसके बाद वह अपनी माँ से मुफासा को मिलवाता है। ऐसे टाका से कहती है कि उसे किसी आवारा जानवर के साथ नहीं घूमना चाहिए लेकिन मुफासा उसे समझाता है कि वह आवारा नहीं है बल्कि वह अपने परिवार से बिछड़ गया है। यह सुनकर ऐसे को मुफासा के ऊपर तरस आ जाता है और वह उसे अपने पति ओबासी के पास ले जाती है जो इस राज्य का राजा होता है। ओबासी मुफासा को देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि उन्हें किसी अनजान शेर के बच्चे को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था लेकिन ऐसे कहती है कि मुफासा अपने परिवार से बिछड़ गया है इसलिए वह चाहती है कि मुफासा को वे अपने साथ रखें। ओबासी ऐसे कहता है कि अगर वह मुफासा को रखना चाहती है तो मुफासा और टाका को एक रेस करनी होगी और अगर मुफासा रेस जीत जाता है तो हम उसे अपने परिवार में शामिल कर लेंगे। रेस के दौरान मुफासा थका हुआ होता है लेकिन टाका उसे जीतने देता है क्योंकि वह अब मुफासा को अपना दोस्त मानने लगा है। ऐसा होने पर ओबासी थोड़े दुखी होता है क्योंकि उनका बेटा टाका हार गया है लेकिन उसने वचन के अनुसार मुफासा को अपने परिवार में रखने की अनुमति दे दी। इसके बाद मुफासा टाका के साथ उसके परिवार में रहने लगता है। हालांकि ओबासी मुफासा से कहता है कि वह सिर्फ शेरनियों के साथ रहेगा। अब मुफासा और टाका अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खेला करते हैं। ऐसा भी मुफासा को अपना बेटा मानने लगती है और उसे लड़ाई के सारे तरीके सिखाती है लेकिन टाका ज्यादातर अपने पिता ओबासी के साथ रहता था जो बहुत आलसी शेर था और वह टाका को ज्यादा कुछ सिखा नहीं पाता था। फिर कुछ सालों बाद मुफासा और टाका बड़े हो जाते हैं और इस दौरान यह पता चलता है कि मुफासा बाकी शेरों के मुकाबले काफी ताकतवर है। उसकी सूंघने की क्षमता और अन्य इंद्रियों की शक्ति बाकी शेरों से ज्यादा तेज है और वह पहले से ही यह जान जाता था कि शिकार कहाँ है और कितनी दूर है। अब एक दिन मुफासा अपनी माँ ऐशा के साथ शिकार पर जाता है लेकिन जहाँ पर ये दोनों शिकार के लिए जाते हैं वहाँ पर बहुत से शेर आ जाते हैं लेकिन ये सारे शेर दूसरे जंगल के होते हैं
और ये सभी शेर देखने में बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। इसके साथ ही इन सारे सफेद शेरों का आकार काफी बड़ा होता है और ये काफी ज्यादा खूंखार लग रहे हैं, इसलिए ऐशा मुफासा से छुपने के लिए कहती है और वह खुद भी उनसे छुप जाती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सारे सफेद शेर उन दोनों को देख लेते हैं और उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। हमले के बाद मुफासा डरता नहीं है और वह पूरी बहादुरी से उनका सामना करता है। यहाँ पर पीछे से उन दोनों के पास टाका भी आ जाता है और वह यहाँ आने के बाद देखता है कि मुफासा अकेले ही उन सारे सफेद शेरों से लड़ाई कर रहा है। लेकिन टाका के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वह आगे जाकर मुफासा का साथ दे सके। साथ ही साथ टाका इतना ज्यादा डर जाता है कि वह उन सारे सफेद शेरों से बचने के लिए झाड़ियों में छुप जाता है। लेकिन अब क्योंकि मुफासा काफी ज्यादा बहादुर होता है, इसलिए वह अकेला ही उन सारे सफेद शेरों का सामना करता है और वह उनमें से एक को मार देता है। जैसे ही उनमें से एक सफेद शेर की मौत होती है, वैसे ही बाकी सभी शेर वहां से भाग जाते हैं। इस लड़ाई में ऐशा थोड़ी सी घायल हो जाती है, जिससे मुफासा उसे जल्दी ही घर चलने के लिए कहता है। तभी झाड़ियों से टाका बाहर निकलता है और वह उन दोनों से माफी मांगते हुए कहता है कि वह झाड़ियों में छुपकर मुफासा को उन सारे सफेद शेरों से लड़ाई करते हुए देख रहा था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर आकर मुफासा का साथ दे सके और उन सबसे लड़ सके। यह सुनकर उसकी माँ ऐशा उससे कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका आगे जरूर मिलेगा। अब इसके बाद ही वे तीनों अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन घर आते ही मुफासा और ऐशा की हालत देखकर ओबासी उनसे पूछता है कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है, जिससे ऐशा ओबासी को सारी बात बताती है। मुफासा की बहादुरी को सुनकर ओबासी उसको धन्यवाद देता है और वह उससे कहता है कि अगर आज तुम नहीं होते तो शायद ऐसा जिंदा नहीं होती। तभी मुफासा ओबासी से कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वे सारे सफेद शेर अपना बदला लेने वापस जरूर आएंगे। मुफासा की बात सुनकर ओबासी उसकी शंका दूर करने की कोशिश करता है और ओबासी अपने एक जासूस को उन सारे सफेद शेरों के एरिया के अंदर भेजता है। ओबासी जिसे उन सफेद शेरों के पास भेजता है, वह वहां जाकर देखता है कि आज दिन में जो भी कुछ हुआ था वह सारे सफेद शेर अपने राजा को बता रही हैं। और यहाँ पर उनकी बातें सुनकर यह पता चलता है कि जो सफेद शेर मुफासा के हाथों मारा गया था वह उन सफेद शेरों के राजा का बेटा था और उन सफेद शेरों के राजा का नाम किरोस होता है, जो कि इन सभी शेरों में सबसे ताकतवर और सबसे खूंखार है। और यहाँ पर वह जैसे ही अपने बेटे की मौत की खबर सुनता है, वैसे ही वह गुस्से में आकर बहुत जोर जोर से दहाड़ लगाता है और फिर वह फैसला करता है कि अब वह अपने बेटे के कातिल मुफासा को जान से मार देगा और मुफासा के साथ ही वह टाका को भी जान से मार देगा, क्योंकि टाका दूसरे जंगल के शेर राजा का बेटा है और वह टाका को मारकर अपना हिसाब बराबर करना चाहता है। इसके बाद इन सारी बातों की जानकारी लेकर ओबासी का जासूस वापस आता है और वह सारी बातें ओबासी को बताता है, जिसके बाद ओबासी और पूरा परिवार इस बात को जान जाते हैं कि कल सुबह होते ही किरोस अपने सारे झुंड को लेकर वहां पर आएगा और वह मुफासा और टाका दोनों को जान से मार देगा। और कल होने वाली लड़ाई के बारे में जानकर ओबासी और ऐशा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद ओबासी और ऐशा मुफासा और टाका से कहते हैं कि अब तुम दोनों को यहाँ से सुरक्षित निकलना होगा और एक जगह में ले जाना होगा जिसे जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। यह जगह पहाड़ों के उस पार है जो बहुत दूर है और अगर वे वहां पहुंच जाते हैं तो किरोस और उसकी सेना उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। शुरुआत में मुफासा और टाका जाने से मना करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की जिद की वजह से वे वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह किरोस और उसकी पूरी सेना ओबासी के पास आकर मुफासा और टाका की मांग करते हैं। ओबासी उनसे कहता है कि वह कोई लड़ाई नहीं चाहता और चाहता है कि किरोस अपने सैनिकों के साथ वहां से चला जाए। ओबासी किरोस को शेरों के नियमों के बारे में बताता है, जिसके अनुसार कोई भी शेर बिना इजाजत के दूसरे शेर के एरिया में नहीं घुस सकता। लेकिन किरोस को इन नियमों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ मुफासा और टाका को मारने आया है। ओबासी और ऐसे अपने परिवार की रक्षा करने के लिए चुप रहते हैं, लेकिन किरोस और उसकी सेना पूरी तरह से ओबासी और उसकी फैमिली को मार डालते हैं। तब तक मुफासा और टाका काफी दूर पहुंच चुके होते हैं, सूरज की दिशा की ओर जाते हुए। वे रास्ते में अपने परिवार की चिंता करते हैं, लेकिन अचानक वे देखते हैं कि बहुत सारे पक्षी उनके ऊपर उड़ रहे हैं, जिससे मुफासा समझ जाता है कि किरोस और उसकी सेना उनका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए वे बहुत तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक झरना सामने दिखाई देता है और डरते हुए वे उस झरने से नीचे कूद जाते हैं। थोड़ी देर बाद किरोस वहां पहुंचता है और उसी झरने में कूदने के बाद उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। अब रात हो चुकी होती है, लेकिन मुफासा और टाका को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब मुफासा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक शेरनी उनका पीछा कर रही है, जो उनकी उम्र की होती है। वह शेरनी अपना नाम साराबी बताती है और वह भी एक राजा शेर की बेटी है, जो कुछ समय पहले जंगल में खो गई थी। साराबी के साथ एक पक्षी उसका बॉडीगार्ड है, जिसका नाम जाजू है। फिर वे चारों मिलकर एक टीम बनाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच हम एक बड़ा सा पेड़ देखते हैं जिस पर बहुत सारे बंदर रहते हैं, लेकिन ये बंदर एक अकेले बंदर के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, जिसे वे अपनी गैंग से बाहर निकालने के लिए कह रहे होते हैं। असल में वह बंदर रफीकी होता है, जो बाकी बंदरों से अलग होता है और उसके पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, जिसके कारण खतरनाक जानवर
और उस पर हमला करते रहते हैं और ऐसा होने की वजह से बाकी सभी बंदरों को परेशानी झेलनी पड़ती थी। इसीलिए वे सभी मिलकर रफीकी अपनी गैंग से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। इसके बाद रफीकी अपनी टीम से अलग हो जाता है और जंगल में अकेले निकल पड़ता है। यह वही रफीकी है जो वर्तमान में सिम्बा की बेटी कियारा को कहानी सुना रहा है, जिसे वह अपनी पोती मानता है। जंगल में चलते हुए रफीकी मुफासा और उसकी टीम से मिलता है। रफीकी को अकेले देखकर मुफासा और बाकी सभी उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। रफीकी को यह भी पता चलता है कि मुफासा और उसकी टीम मिलेले यानी जानवरों के स्वर्ग की ओर जा रही हैं, जिससे वह अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करता है और यह बताता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। इसके बाद रफीकी सभी के साथ आगे बढ़ता है और रास्ते में सुबह हो जाती है। इसी दौरान टाका मुफासा के पास आता है और बताता है कि उसे साराबी से प्यार हो गया है और वह मुफासा से मदद मांगता है ताकि वह साराबी के सामने अपने प्यार का इजहार कर सके। मुफासा टाका को सलाह देता है कि वह साराबी से कहे कि उसकी बॉडी से फूलों की खुशबू आती है। टाका यह सुनकर खुश हो जाता है और साराबी के पास जाकर वही बात कहता है। साराबी को ऐसा सुनकर अच्छा लगता है और वह खुशी से टाका से बैत करने लगती है। कुछ समय बाद सभी को यह एहसास होता है कि किरोस और उसकी पूरी सेना ने उन्हें घेर लिया है और अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसी दौरान रफीकी देखता है कि पास में बहुत सारे हाथी जा रहे हैं और वह मुफासा से कहता है कि यदि वे हाथियों का ध्यान भटका सके और उन्हें तितर बितर कर सके तो वे किरोस और उसकी सेना से बच सकते हैं। फिर रफीकी तुरंत मधुमक्खियों के छत्ते पर हमला करता है, जिससे मधुमक्खियां बाहर निकलकर हाथियों को काटने लगती हैं और इस वजह से हाथियों का झुंड तितर बितर हो जाता है और किरोस और उसकी सेना मुफासा की टीम तक नहीं पहुंच पाती। हाथियों की भगदड़ में मुफासा की टीम को भी छुपना पड़ता है क्योंकि वे हाथियों के नीचे दब सकते थे और इसी बीच साराबी एक हाथी से टकराकर बेहोश हो जाती है। मुफासा तुरंत साराबी को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। जब साराबी की आंखें खुलती हैं तो वह पूछती है कि उसे किसने बचाया। मुफासा बताता है कि उसे टाका ने बचाया है। मुफासा यह नाम इसलिए लेता है ताकि साराबी टाका के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सके। इसके बाद टीम अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है और बहुत जल्दी बड़े पहाड़ों के पास पहुंचती है। रफीकी अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और बताता है कि वे अब जानवरों के स्वर्ग के बिल्कुल पास हैं। पहाड़ों की चढ़ाई शुरू करने से पहले वे सभी उत्साहित होते हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके होते हैं, लेकिन पीछे से किरोस और उसकी सेना भी पहाड़ों तक पहुंच जाती है। जैसे ही मुफासा और उसकी टीम पहाड़ों पर पहुंचती है तो मुफासा को ऐसा एहसास होता है कि किरोस और उसकी सेना उनका पीछा कर रही है, जिससे मुफासा समझ जाता है कि किरोस उनके पंजों के निशान देखकर उनका पीछा करेगा। तो वह जाजू से कहता है कि वह ऊपर उड़कर बर्फ गिराता रहे ताकि पंजों के निशान ढक जाएं और किरोस को उनका पता न चले। मुफासा का यह प्लान काम करता है और अब किरोस और उसकी टीम मुफासा का पता नहीं लगा पाती, जिससे वे मुफासा और टाका को ढूंढने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके बाद साराबी और मुफासा अकेले होते हैं। तब साराबी मुफासा से कहती है कि जब वह बेहोश थी तो उसे महसूस हुआ था कि कोई उसे बचा रहा था और अब वह जान चुकी है कि उसे बचाने वाला टाका नहीं बल्कि मुफासा था। ऐसा सुनकर मुफासा भी साराबी के सामने अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता, जिससे साराबी और मुफासा एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। यह सब टाका दूर से उन दोनों को देखता है और समझ जाता है कि अब साराबी मुफासा की हो चुकी है। इसके बाद टाका के मन में मुफासा के लिए नफरत आ जाती है क्योंकि उसे लगने लगा है कि मुफासा ने उससे उसका प्यार छीन लिया है और इसी नफरत के चलते टाका यह फैसला करता है कि वह मुफासा से बदला लेगा। रात के समय टाका पहाड़ों से नीचे उतरता है और किरोस और उसकी सेना को ढूंढने लगता है। जब वह किरोस से मिलता है तो टाका कहता है कि वह भी किरोस के साथ मिलकर मुफासा को मारना चाहता है और फिर किरोस उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है, जिससे वे यह निर्णय लेते हैं कि टाका मुफासा के साथ जितना भी आगे बढ़ेगा वह पीछे पंजों के निशान छोड़ता जाएगा ताकि किरोस और उसकी सेना उन्हें ढूंढकर पकड़ सके। इसके बाद टाका मुफासा के पास लौट आता है और सुबह होने पर मुफासा उसे देखकर पूछता है कि वह रात भर कहाँ था। टाका जवाब देता है कि वह शिकार करने गया था लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर वे अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और मिलेल की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वे मिलेल पहुंच जाते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि मिलेल एक बहुत ही हरा भरा, सुंदर और शांति से भरा हुआ जंगल है जो सच में जानवरों के लिए स्वर्ग जैसा होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे मुफासा और उसकी टीम अंदर आती है वैसे ही वहाँ के जानवर उसके पास आते हैं और वे मुफासा से कहते हैं कि मुफासा को अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि किरोस उसका पीछा कर रहा है और अगर वह उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया तो फिर वह मुफासा के साथ साथ उन सभी को भी मार देगा। जानवरों की इस बात को सुनकर मुफासा उनसे कहता है कि किरोस वहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आते हुए अपने पीछे किसी भी पंजे का निशान नहीं छोड़ा है। लेकिन फिर अगले पल मुफासा को किसी के दौड़ने की आवाज आती है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर किरोस और उसकी सेना खड़ी होती है। किरोस को देखकर मुफासा चौंक जाता है और वह यह सोचने लगता है कि आखिरकार किरोस वहाँ पर कैसे आ गया, और तभी किरोस मुफासा से कहता है कि यहाँ पर आने में टाका ने उसका साथ दिया है और उसकी मदद से ही वे लोग यहाँ पर आए हैं। किरोस की यह बात सुनकर मुफासा को यकीन नहीं होता और अगले पल किरोस मुफासा के सामने आता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके
इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ मुफासा की टीम वाले किरोस के आदमियों से लड़ते हैं और तभी किरोस, मुफासा और टाका तीनों ही खाई में गिर जाते हैं और यहाँ गिरने के बाद भी किरोस मुफासा से लड़ रहा होता है। किरोस मुफासा के मुकाबले में काफी बड़ा और पावरफुल होता है और इसलिए वह मुफासा पर भारी पड़ता है। टाका इन दोनों की लड़ाई को थोड़ी दूरी से देख रहा होता है, लेकिन फिर यहीं पर ही उसे अपनी माँ एशा की बात याद आती है, जिसने उससे कहा था कि उसे अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा और जब उसे अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिले तब उसे वह मौका गंवाना नहीं होगा। और फिर इन बातों को याद करके टाका यह फैसला करता है कि अब वह इस लड़ाई में मुफासा का साथ देगा। इधर लड़ाई में लड़ते हुए किरोस मुफासा के चेहरे पर एक जोरदार पंजा मारता है, लेकिन उसका पंजा लगने से पहले टाका उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उसका पंजा टाका के चेहरे पर लगता है। इस हमले की वजह से टाका के चेहरे पर एक निशान यानी कि स्कार आ जाता है। इसके बाद टाका और मुफासा दोनों एक साथ मिलते हैं और वे किरोस से लड़ते हैं। फिर वे दोनों मिलकर उसे पानी में गिरा देते हैं, जहां पर किरोस के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान गिर जाती है और इस वजह से किरोस मारा जाता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि मुफासा इस पूरे मिलेल का राजा बन जाता है, क्योंकि मुफासा ने यहाँ के सभी जानवरों को किरोस से बचाया था। इसके साथ ही मुफासा यहाँ पर अपनी माँ से भी मिलता है और फिर मुफासा की माँ भी उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब उन्हें अपना बचपन में बिछड़ा हुआ बेटा वापस मिल गया है। लेकिन तभी वहाँ के सभी जानवर मुफासा से कहते हैं कि वह टाका को इस जंगल से निकाल दे, क्योंकि टाका ने मुफासा को धोखा दिया। लेकिन मुफासा ऐसा नहीं करता और वह सभी से कहता है कि अब वह मिलेल का राजा है और जब तक वह राजा है तब तक उसके भाई जैसा उसका दोस्त टाका यहीं पर रहेगा। लेकिन मुफासा यह जरूर कहता है कि आज के बाद वह कभी भी टाका का नाम नहीं लेगा। मुफासा की बात सुनकर टाका खुद ही सभी से कहता है कि आज से वह अपना नामस्कार रखता है, ताकि आज के बाद से जब भी कोई उसका नाम ले तब उसे अपनी गलती का एहसास होता रहे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और कहानी खत्म होने के बाद ही सिम्बा की बेटी कियारा अपने दादा की कहानी जानकर काफी खुश होती है और तभी यहाँ पर कियारा के पास उसके पिता सिम्बा और उसकी माँ नाला भी आ जाती है और कियारा यह भी देखती है कि अभी उनके साथ एक और बच्चा है जो कि उसके पिता और माँ का नया बच्चा है और इसके साथ ये कहानी भी समाप्त हो जाती है।